आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो किसी हैरत अंगेज कहानी से कम नहीं है। एक ऐसा सच जो पूरी तरह से दास्तां की बेड़ियों से शुरू होता है और एक विशाल साम्राज्य के सिंहासन तक जा पहुंचता है। इस विशेष विश्लेषण में हम दिल्ली सल्तनत की उस नींव को समझेंगे जिसने आने वाले सदियों का इतिहास तय कर दिया। चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक खरीदा हुआ गुलाम एक पूरे साम्राज्य की कमान संभाल लेता है, एक नए युग की शुरुआत करता है, पूरी सत्ता उसके हाथों में है, लेकिन वो खुद को स्वतंत्र सुल्तान या राजा कहने से साफ इनकार कर देता है ना? बिल्कुल चौंकाने वाली बात। एक ऐसी सल्तनत जिसका मालिक ताज पहनने से मना कर दे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज की इस चर्चा में हम इसी सबसे बड़े विरोधाभास और रहस्य को सुलझाने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। दूसरा, ऐबक का गुलाम से शासक बनने तक का सफर। तीसरा, उसकी बिना सुल्तान वाली उपाधि का रहस्य। और चौथा, वास्तुकला या आर्किटेक्चर में शुरू हुआ एक बिल्कुल नया अध्याय। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। यहीं से उस 300 साल लंबे और व्यापक ऐतिहासिक युग का आरंभ होता है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 1206 से लेकर 1526 तक के इस लंबे अरसे में कुल 5 अलग अलग राजवंशों ने दिल्ली की सत्ता संभाली। शुरुआत इसी गुलाम वंश से हुई। उसके बाद आए खिलजी, जिनका शासनकाल सबसे कम समय का रहा। फिर तुगलक वंश आया, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया। इसके बाद शिया शासकों का सैयद वंश और अंत में अफगान शासकों का लोदी वंश। लेकिन इन पूरे 300 सालों के इतिहास की जो मजबूत बुनियाद थी ना, वो उसी पहले वंश ने रखी थी। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो नाम है ना, गुलाम वंश, ये असल में थोड़ा भ्रामक हो सकता है। इतिहासकार इसके बजाय मामलुक शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा सही मानते हैं। मामलुक का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो गुलाम तो था, लेकिन उसके माता पिता आज़ाद थे और आगे चलकर उसे खुद भी गुलामी से आज़ादी मिल गई। ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन जैसे इस वंश के दिग्गज शासक बनने से पहले ही दास्ता से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ऐबक, गुलाम से शासक तक, सत्ता के शिखर तक पहुंचने का ये सफर कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक गुलाम बाजार से शुरू होकर राजमहल तक जाती है। सबसे दिलचस्प बात तो इस शख्स के नाम में ही छुपी है। जिस इंसान को गुलाम बनाकर बाजारों में बेचा गया हो, उसके नाम का मतलब ही अपने आप में राजशाही है। ऐबक दरअसल एक तुर्की शब्द है जिसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी लॉर्ड ऑफ द मून। ये एक बड़ी ही सुंदर विडंबना है कि खरीदा और बेचा जाने वाला व्यक्ति अंततः अपने नाम के अर्थ को सच साबित करते हुए एक महान शासक बना। लेकिन ऐबक का ऊपर उठना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, ये उसकी अपनी काबिलियत थी। सबसे पहले ईरान के निशापुर में काजी फखरुद्दीन ने उसे खरीदा, फिर गजनी में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। ऐबक अपने निष्ठा और रणनीतियों में इतना माहिर था कि गौरी ने बहुत जल्द उसे अमीर आखुर यानी घुड़सवार सेना का प्रमुख बना दिया। और बात यही नहीं रुकी। जब गौरी ने भारत के क्षेत्रों को जीता तो उसने यहाँ का पहला इक्ता या प्रांतीय शासन सीधे ऐबक के ही हाथों में सौंप दिया। अक्सर लोगों को लगता है कि एक सेनापति सिर्फ कठोर होता है, पर ऐबक का चरित्र इससे कहीं ज्यादा गहरा और उदार था। उसे दी गई ये उपाधियां देखिए। उसे कुरान ख्वाह कहा जाता था क्योंकि वो बेहद सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था। वो अपनी दानवीरता के लिए इतना मशहूर था कि उसे लाख बख्श, हातिम द्वितीय और यहाँ तक के पील बख्श भी बुलाया गया, क्योंकि वो लाखों की संपत्ति और यहाँ तक के हाथियों तक का दान बेझिझक कर देता था। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, बिना सुल्तान की उपाधि। वो सम्राट जिसने ताज ठुकरा दिया। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो लाहौर की जनता के कहने पर ऐबक ने सत्ता तो संभाल ली, लेकिन यहाँ जो हुआ वो इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। आमतौर पर कोई नया शासक क्या करता है, वो सुल्तान की उपाधि लेता है, अपने नाम के सिक्के ढलवाता है, मस्जिदों में अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। लेकिन ऐबक की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। अपनी असीम वफादारी के चलते उसने कभी सुल्तान की उपाधि ली ही नहीं। उसने सिर्फ मलिक और सिपह सालार बनकर राज किया। उसने गौरी के ही सिक्के चलने दिए
और तो और उसे आधिकारिक तौर पर गुलामी से आज़ादी 1208 में जाके गौरी के भतीजे से मिली थी। सत्ता में आने के बाद भी उसने खुद को हमेशा अपने स्वामी के अधीन ही माना। अब बढ़ते हैं चौथे और अंतिम हिस्से की तरफ, जो है वास्तुकला या आर्किटेक्चर में एक नया अध्याय। ये ऐबक की वो स्थायी विरासत है जिसने भारत के परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आर्किटेक्चर में ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। ऐबक से पहले भारत में पारंपरिक डिजाइन थे, लेकिन गुंबद या डोम बनाने की कला यहाँ नहीं थी। ऐबक के आने के साथ ही अरब दुनिया से क्लासिक गुंबद और दरवाजों के ऊपर बनने वाले मेहराब यानी आर्च की वास्तुकला शैली भारत पहुंची। ये एक बिल्कुल नई इंजीनियरिंग तकनीक थी जिसने आगे चलकर भारतीय वास्तुकला का पूरा रूप ही निखार दिया। इसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण दिल्ली में मौजूद कुव्वत-उल-इस्लाम है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि ये भारत में निर्मित होने वाली पहली मस्जिद है। ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि इस नई वास्तुकला शैली की इस उपमहाद्वीप में पहली आधिकारिक घोषणा भी थी। इसी तरह अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी अपने आप में एक अनोखी मिसाल है। यह इमारत पहले से मौजूद एक संस्कृत विद्यालय की जगह पर बनाई गई थी, लेकिन जो बात इसे बेहद दिलचस्प बनाती है वो ये कि आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के रचे हरिकेली संस्कृत नाटक की पंक्तियां साफ उकेरी हुई देखी जा सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और अलग-अलग संस्कृतियों की परतें एक के ऊपर एक टिकी हुई हैं। है ना अद्भुत? और हाँ, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनी कुतुब मीनार का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। इसकी कहानी किसी पहेली से कम नहीं, ये किसी एक शासक का काम नहीं था। 1206 में ऐबक ने महज इसकी पहली मंजिल बनवाई थी। फिर सालों बाद इल्तुतमिश ने 3 और मंजिलें जोड़ी। 1369 में तो इस पर बिजली तक गिर गई। तब फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई और एक 5वीं मंजिल भी जोड़ दी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सदियों बाद आए भूकंपों के कारण सिकंदर लोधी और यहाँ तक कि एक ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट स्मिथ को भी इसकी मरम्मत करनी पड़ी। सोचिए, एक पूरा का पूरा मल्टी जनरेशनल प्रोजेक्ट। पर इतने बड़े साम्राज्य का मालिक आखिर दुनिया से रुखसत कैसे हुआ? ऐबक की मृत्यु किसी युद्ध के मैदान या किसी साजिश में नहीं हुई। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, जो आज के पोलो खेल का ही एक रूप था, वो अपने घोड़े से गिर गया और बस एक खेल के मैदान पर हुए इस अचानक हादसे से उसके जीवन और उसके छोटे से शासनकाल का अंत हो गया। तो अंत में एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसा इंसान जो गुलाम बनकर आया था, जो मुश्किल से 4 साल गद्दी पर रहा और जिसने राजा कहलाने तक से इनकार कर दिया, वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत कैसे छोड़ गया जिसने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और यहाँ का आर्किटेक्चर हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास कभी-कभी सबसे ज्यादा असर उन लोगों के जरिए छोड़ता है जो सबसे अप्रत्याशित रास्तों से आते हैं। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प पहलुओं के लिए जुड़े रहें।